तो हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे। अब तक हमने कौन कौन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया है। तो वो है एक यूनिफॉर्म रॉड है, दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, और आज हम देखने जा रहे हैं नंबर 3 सर्कुलर डिस्क। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है और उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए। और इसमें भी सबसे फर्स्ट कौन सा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। जैसे मान लो ये कोई डिस्क है, ओके, ये क्या है, डिस्क है, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, और आज क्या है, डिस्क। तो हो सकता है बहुत सारे एजेंट हो या कुछ एजेंट ऐसे हो जिनको रिंग और डिस्क में डिफरेंस नहीं पता हो, तो देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम में देखने में दोनों एक ही तरह लगते हैं। ये हो गया रिंग और ये हो गया मान लो डिस्क। अच्छा, रिंग और डिस्क में क्या अंतर है, ये क्या है, रिंग है, और ये क्या है, डिस्क है। रिंग में क्या होता है ना, रिंग में मास जो होता है ना, वो इसके पेरीफेरी पे ही प्रेजेंट होता है, इधर बीच में कहीं कोई मास नहीं रहता है। रिंग में मास इसके पेरीफेरी पे ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं कोई अंदर कोई मास नहीं होता है। और लेकिन डिस्क में क्या होता है, मास हर जगह प्रेजेंट होता है, इसके पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर भी किसी भी पॉइंट पर ले लो ना तो मास प्रेजेंट होता है। किसी पॉइंट पर मास, जैसे तुम्हारा घर का थाली होता है ना, जिस थाली में तुम भोजन खाते हो, तो उसके साइड साइड में भी मास है और उसके बीच में भी मास है। जैसे प्लेट होते हैं, साइड साइड में भी मास है तो बीच में भी मास होता है, ओके। तो ये होता है डिस्क और रिंग में अंतर। इनके पेरीफेरी पे केवल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में कहीं कोई मास नहीं है। लेकिन डिस्क में हर जगह मास है, इसके पेरीफेरी पर भी प्रेजेंट है और बीच में कहीं पर भी तुम जाओ वहां पर मास प्रेजेंट है, ठीक है। यही होता है अंतर डिस्क में और रिंग में। तो हमने तो रिंग कल देखा था और आज देखने जा रहे हैं डिस्क। मतलब मास जो है ना हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ पर डिस्क है ना, तो लो मैं थोड़ा पॉइंट कर दे रहा हूँ, मास हर जगह प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब होगा कि मास हर जगह प्रेजेंट है। ये जो मैंने डॉट करके इसका श्रृंगार कर दिया है ना, इसका मतलब यही हुआ कि ये मास हर जगह प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं डिस्क, ओके। तो डिस्क और रिंग का अंतर समझ में आ गया। और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और ये वो एक्सिस है जो इस डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये डिस्क है, अपने पास अभी यही जुगाड़ है, तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कौन सा, ये ऐसे ऐसे पास हो रही है और डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। समझ में आ रही है, डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, अपने पास अभी यही जुगाड़ है, समझ लेना, ओके। तो क्या करेंगे ना हम, जैसे कल से पहले भी क्या किया था, हमने एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया था। चलो, तो क्या करेंगे ना, इस डिस्क पर एक छोटा सा एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे। ये रेड कलर जो है ना, दिखाई तो दे रही है ना भाई, लेट होप दिखाई देना चाहिए। एक छोटा सा एलिमेंट हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ओके। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ बड़ा ही बना लिया, तो एक छोटा सा एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे। ये हमने छोटा सा एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया मतलब इस डिस्क का बहुत ही छोटा सा पार्ट हमने एज्यूम कर लिया। डिस्क ऐसा है ना, पूरा ऐसे गोल सा, डिस्क ऐसे है ना पूरा गोल सा, ठीक है। हमने क्या किया, बहुत ही छोटा सा पार्ट को एज्यूम कर लिया, ओके। ऐसे इसी पार्ट से डिस्क ये पूरा बनी हुई है, ओके। ऐसी पार्ट से डिस्क क्या हुआ है, बनी हुई है। तो हमने एक बहुत ही छोटा सा डिस्क को एज्यूम कर लिया, ओके। जिसकी थिकनेस कितना है भैया, तो dr है, और जिसकी मास कितना है भैया, तो चलो यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ, हो सकता है यहाँ तुमको दिखाई नहीं दे, यहाँ पर मैं निकाल के यहाँ पर मैं दर्शा दे रहा हूँ। जिसकी मास कितना है, तो भाई dm है, ओके। और जिसकी थिकनेस कितना है, तो dr है। किसका, इस एलिमेंट का, जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया ना, मतलब इस बहुत ही छोटा सा जो डिस्क एज्यूम किया हमने, इस डिस्क का बहुत ही छोटा सा पार्ट जो एज्यूम किया है, इसका जो मास कितना है, तो dm है, और थिकनेस क्या है, थिकनेस मतलब ये वाला थिकनेस, ठीक है ना, ये वाला थिकनेस कितना है, तो dr है, ओके। और ये जो एलिमेंट है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये जो एलिमेंट हमने एज्यूम किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल r डिस्टेंस पर एज्यूम किया है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितनी होने वाली है, ये वाला डिस्टेंस,
तो भैया स्मॉल आर होने वाली है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितनी होने वाली है, तो ये होने वाली है स्मॉल आर। लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होती है स्मॉल आर होगी। कौन सा है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से एलिमेंट तक का डिस्टेंस जो है ना वो स्मॉल आर है। मतलब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये एलिमेंट एज्यूम किया है। ओके, अब चलिए फाइंड करते हैं। हमने क्या किया है, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया है, मतलब इस डिस्क का बहुत ही छोटा सा पार्ट एज्यूम किया है। मतलब हमने यहाँ पर एक छोटा सा रिंग एज्यूम किया है। क्या किया, एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा रिंग एज्यूम किया है। ये रिंग की तरह तो है, ये एलिमेंट जो हमने एज्यूम किया ये रिंग की तरह है, तो हमने बहुत ही छोटा सा क्या कर लिया, एक रिंग एज्यूम कर लिया। ओके, बात करें इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया है इसकी बात करें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो कितना होगी भाई, छोटा सा है ना, मास डीएम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, डीआई होगी। तो होगा डीआई इक्वल टू डीएम आर स्क्वायर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितना है, तो आर है, तो डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि बात करें इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो क्या होगा, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कितना है, तो आर है। तो इस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो हो जाएगा डी आई इक्वल टू डीएम आर स्क्वायर, जहां पर डी क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, डीएम क्या है, तो मास ऑफ दिस एलिमेंट, एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो हमने एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एलिमेंट का निकाला। अच्छा, ऐसा एलिमेंट कितना एलिमेंट यहां पर एज्यूम कर सकते हैं, इस डिस्क में ऐसा एलिमेंट कितना एज्यूम कर सकता है। जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है ना, पूरा ये डिस्क है, पूरा ये डिस्क है। ओके, ये पूरा डिस्क है। हम क्या करें ना, एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं, तो क्या करें, कोई बच्चा आएगा ये छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेगा, उसकी मर्जी। दूसरा बच्चा आया, छोटा सा एलिमेंट ऐसे एज्यूम कर लिया, उसकी मर्जी। फिर ऐसा एलिमेंट, कोई ये वाला एलिमेंट एज्यूम कर लिया, कोई ये वाला एलिमेंट एज्यूम कर लिया। तो ऐसे ऐसे तुम पतली पतली लाइन देने जाओ ना, ये तो मार्केट थोड़ा सा वो मोटी चल रही है, तो पतली पतली लाइन देने चले जाओ ना, ऐसे ऐसे पतली पतली एलिमेंट एज्यूम करते चले जाओ, तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट बन जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा 50 बनेंगे कि 100 बनेंगे कि 1000 बनेंगे, 5000, 2000, 20000, अपने को नहीं पता। ऐसा मतलब ऐसा इनफाइनाइट एलिमेंट एज्यूम किया जा सकता है। इस एलिमेंट से ही मिल करके ये पूरा डिस्क बनी हुई है, इस एलिमेंट से मिल करके ही ये पूरा डिस्क बनी हुई है। तो ऐसा हम इनफाइनाइट एलिमेंट एज्यूम कर सकते हैं। मतलब भाई कोई काउंटेबल नहीं है कि 10,000 होगा कि 20,000 होगा कि 25,000 होगा, अपने को नहीं पता है। मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो मुझे यदि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है ना, तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर देंगे। यदि ऐसा 20 एलिमेंट है ना, तो उस 20 एलिमेंट के डीएम स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर, ऐसा 20 बार जोड़ते चले जाएंगे। यदि ऐसा 20 एलिमेंट है तो ऐसा 20 बार इसको जोड़ेंगे डीएम आर स्क्वायर को, और आपस में जोड़ेंगे ना, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। अपने को नहीं पता है 20 है कि 100 है, यदि 100 है तो 100 बार जोड़ेंगे, यदि 200 है तो 200 बार जोड़ेंगे, यदि 5000 है तो 5000 बार जोड़ेंगे। और अपने को पता ही नहीं है कि भाई कितना है, इनफाइनाइट है। तो एक ही तरीका बचता है ना कि यदि मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है ना भाई, तो क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा आपकी काम, निकल जाएगी। अब जितना भी ये जो बन जाए कोई फर्क नहीं, सब ऐड हो जाएंगे। जैसे हमने इंडिकेट कर दिया ना, अब 20 बने, 25 बने, 50 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, 5000 एलिमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी को तो बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, भाई सब ऐड हो गए। ओके, जितना भी बना सब ऐड हो गए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारी मर्जी। भाई कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक पास ही कोई एलिमेंट एज्यूम कर ले, तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक पास ही एलिमेंट एज्यूम कर लेता है, ठीक सटे हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक सटे हुए कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस एलिमेंट का डिस्टेंस क्या होगी, 0 हो जाएगी ना, 0। मतलब जो इंटीग्रेशन होगा ना वो 0 से लेकर के कहां तक होगा भाई, कैपिटल आर तक होगा। अच्छा, कैपिटल आर क्या है बता दे रहा हूं। इस डिस्क का जो मास है ना, हमने मान लिया कि इस डिस्क का मास कैपिटल एम है और डिस्क का रेडियस जो है कैपिटल आर है। हमने मान लिया कि इस डिस्क का मास कैपिटल एम है और इस डिस्क का, पूरे डिस्क का जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है। ये अपनी तरफ से हमने एज्यूम कर लिया। ओके, तो जो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी, हम एकदम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सटे हुए कोई एलिमेंट एज्यूम कर लें। जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के सटे हुए एलिमेंट एज्यूम करते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जीरो से इंडिकेट करेंगे कहां तक, कैपिटल आर तक। अच्छा कैपिटल आर तक क्यों? क्योंकि कोई बच्चा हो कहेगा कि हम एकदम जो ये डिस्क का पेरीफेयर है ना, इसके सटे हुए कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेगा। डिस्क सटे हुए, बिल्कुल डिस्क का जो पेरीफेरी है इसके सटे हुए कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना हो जाएगी, तो कैपिटल आर हो जाएगी। यदि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन सटे हुए एलिमेंट एज्यूम करते हैं तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी ना वो जीरो होगी। और हम यदि इस डिस्क के पेरीफेरी से सटे हुए कोई एलिमेंट एज्यूम करते हैं तो उससे डिस्क का, उस एलिमेंट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी ना वो कैपिटल आर होगी। मतलब हम यहाँ पर जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये लिमिट लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ये लिमिट लगाएंगे तभी पूरा डिस्क का निकल पाएगा। लिमिट लगाएंगे ना भाई, इस डिस्क के अंदर ही एलिमेंट एज्यूम करोगे तो ये लिमिट लगाना जरूरी है। जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक लिमिट लगा दीजिए, तब सही सही आपका डिस्क का वो निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब तो भाई चलो, अच्छा इतनी बात समझ गए ना। अब एक चीज और समझो, मास पर यूनिट एरिया। जब हमने रॉड का निकाला था ना तो वहां पे एज्यूम किया था मास पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये तो भाई डिस्क है, अब इसके पास एरिया है ना। अब लेंथ तो है नहीं, रॉड तो नहीं है कि लेंथ मापोगे, ये डिस्क है तो इसका एरिया ही मापेंगे ना। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे मास पर यूनिट एरिया। तो यदि बात करें मास पर यूनिट एरिया की तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया मतलब कैपिटल एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द डिस्क। मास पर यूनिट मतलब क्या, मास अपॉन में एरिया, इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। यदि डिस्क की मास पर यूनिट एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ओके, और यदि बात करें इस एलिमेंट की मास कितना होगा भाई, एलिमेंट की मास कितना होगा, तो एलिमेंट को मास निकालने से पहले हमको एलिमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम एलिमेंट का, अच्छा डीएम होगा, तुम बोलोगे डीएम होगा, और डीएम तो एज्यूम किया होगा ना, वास्तव में इसका मास कितना होगा। तो यदि मुझे इस एलिमेंट का मास फाइंड करना है ना तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का एरिया निकाल लेंगे। क्या फायदा होगा एरिया निकालने का, क्योंकि अपने पास है ना मास पर यूनिट एरिया, अपने पास मास पर यूनिट एरिया है, इसके हेल्प से हम इस एलिमेंट का मास फाइंड कर लेंगे। यदि 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 मुझे इस एलिमेंट का एरिया मिल जाती है। अच्छा एलिमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अरे बहुत आसान है। क्या है एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही तो होता है ना। ओके, अच्छा इस एलिमेंट का लेंथ कोई बता सकता है क्या, जैसे ये वाला एलिमेंट है ना, रिंग की तरह ये वाला एलिमेंट है, यदि इसके एलिमेंट का, ये वाला एलिमेंट है यहाँ पर हमने यहाँ बना दिया है, इस एलिमेंट का यदि मुझे, अच्छा इस लो थोड़ा साफ साफ बना दे रहा हूँ, ये वाला एलिमेंट हमने यहाँ पर बना दिया। ओके, और ये इसका थिकनेस है, ये इसका थिकनेस है जो कितना है, तो भाई डी आ रहा है। ओके, और इसका मास कितना है, तो डीएम है। यदि बात करें इस एलिमेंट के लेंथ की तो कितना होगी, तो कितना होगी, ये रिंग की तरह लग रहा है ना, तो रिंग का लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग होगी। रिंग का लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। इस रिंग को यहां से तोड़ो और बिल्कुल सीधा कर लो, बिल्कुल सीधा कर लो, ये हुआ इसका लेंथ। तो रिंग का लेंथ क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द लेंथ, सॉरी रिंग का लेंथ क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, मतलब सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। इस रिंग का लेंथ कितनी होने वाली है, तो 2 पाई आर होने वाली है। इस रिंग का लेंथ वही होगी 2 पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। अब ऐसे नहीं समझ में आए तो इसको काटो और बिल्कुल सीधा कर दो और इसकी लंबाई नाप लो, कितना हो जाएगी, 2 पाई आर होगी ना। यस, रिंग का जो लेंथ होगी ना वो होगी 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। तो लेंथ तो निकल गई, इनटू ब्रीथ, भाई ब्रीथ कितना है, हमने एज्यूम तो किया है डी आर, बस डी आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यस, यहां पर एलिमेंट का एरिया निकल के आ गए, कितना, 2 पाई आर डी आर, एलिमेंट का एरिया निकल के आया। ये किसका एरिया है, तो एलिमेंट का एरिया है भैया, और ये ओके एलिमेंट का एरिया है। तो एलिमेंट का एरिया निकल आई, और ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया। ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया। यदि हम मास पर यूनिट एरिया में, ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया, यदि हम मास पर यूनिट एरिया में इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे एलिमेंट का एरिया मिल जाएगी क्या, हाँ मिल जाएगी। यदि मास पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया का मास इतना है तो इतना एरिया का मास क्या होगा, इतना होगा।
मतलब एक यूनिट का मास कितना है तो भैया m अपॉन में पाई आर स्क्वायर है। एक यूनिट का मास कितना है तो m अपॉन में पाई आर स्क्वायर है। मास पर यूनिट एरिया का तो यही मतलब हुआ, मास पर यूनिट एरिया का यही मतलब हुआ कि भाई एक यूनिट एरिया का मास कितना है, m अपॉन में पाई आर स्क्वायर है। तो इतना एरिया का मास कितना होगी, कितना एरिया, इस रिंग इस एलिमेंट का एरिया जो कितना है 2 पाई आर डॉट डी आर, इतना एरिया का मास कितना होगी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो m अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डॉट डी आर, ये होगी ना। ये किसका हमने मास निकाला, मास ऑफ द एलिमेंट। ये हमने किसका मास निकाला, तो मास ऑफ द एलिमेंट। तो आप यहां समझ लो चाहे यहां समझ लो, दोनों एक ही बात है, दोनों देखो दोनों एक ही चीज है ना, ये वाला अच्छा ये वाला दोनों एक ही चीज है ना। तो आप यहां समझ में आना है तो यहां समझ लो, और यहां समझना है तो यहां समझ लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए मिटाइए। तो मास ऑफ द एलिमेंट निकल गई, थोड़ा सा इसको काट कर लो, जो कट रहा है पाई से पाई कट जाएगा ना। तो मास ऑफ द एलिमेंट कितना निकल के आया, m अपॉन में आर स्क्वायर, अच्छा ऊपर में r बचा और डॉट डी आर, तो क्या आया एम आर अपॉन में आर स्क्वायर डॉट डी आर। ये क्या आया, मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब डीएम का वैल्यू इतना आया। ये क्या निकल के आया, मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब डीएम का वैल्यू निकल के आया। डीएम बराबर कितना आया, एम आर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो डीएम के जगह पे क्या लिखेंगे हम, एम आर अपॉन में कैपिटल आर। डीएम के जगह पे क्या लिखने वाले हैं भाई, तो एम आर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर डॉट डी आर, और एक आर स्क्वायर तो पहले से है इस इक्वेशन में, ठीक है। डीएम के जगह पर हमने ये लिख दिया एम आर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर डॉट डी आर, और ये आर स्क्वायर तो पहले से इक्वेशन में है। और लिमिट को भूलिएगा नहीं, 0 से r तक लिमिट लगाना है भाई, ओके। इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट टर्म है ना उनको निकाल लीजिए। यहां पर कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है, देखिए एक तो कैपिटल एम कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ द डिस्क है, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई इस डिस्क का मास कितना है, कैपिटल एम है, ये तो चेंज होने वाली नहीं है। डिस्क चेंज होगी तब मास चेंज होगी, जब डिस्क सेम है तो मास भी सेम रहेगा कैपिटल एम, तो मास एम कांस्टेंट है। और क्या कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है क्या, नहीं, ये जो स्मॉल आर है ना ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल आर है ना ये है क्या भाई, ये डिस्टेंस है ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये स्मॉल आर एलिमेंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हम एलिमेंट कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं ना, आप चाहो तो यहां एज्यूम कर लो या फिर और थोड़ा सा पास एज्यूम कर लो, तो एलिमेंट को कहीं भी एज्यूम किया जा सकता है। तो जैसे जैसे यदि हम एलिमेंट इधर एज्यूम करेंगे ना तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि हम एलिमेंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के और पास एज्यूम करेंगे तो आर की वैल्यू घट जाएगी। मतलब आर वेरिएबल है, आर बाहर नहीं निकलेगा, तो आर बाहर नहीं निकलेगा। ये कैपिटल आर ये कांस्टेंट है क्या, कैपिटल आर है क्या, पहले वो देखो कैपिटल आर है क्या पहले, तो कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क है। तो जब तक सेम डिस्क है ना तब तक तो रेडियस ऑफ द डिस्क बदलने वाली नहीं है। यदि मुझे इस डिस्क का रेडियस चेंज करनी है तो दूसरी डिस्क लेकर आना पड़ेगा। इस डिस्क के लिए सेम डिस्क के लिए इनका रेडियस सेम होने वाली है आर, है ना, मतलब आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क है जो कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली है। सेम डिस्क के लिए एक कांस्टेंट होगी, ओके। दूसरी डिस्क लेके आएंगे तब उसका रेडियस दूसरी हो सकती है, इसका तो रेडियस आर ही होने वाली है, ओके। तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन। अच्छा और भी कोई कांस्टेंट है क्या, डी आर डॉट आर स्क्वायर। अब जानते हो ये भी आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आर ये है वो भी आर ये ही है, मतलब आर क्या है, वेरिएबल है और कोई कांस्टेंट नहीं है। तो बस इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 0 से आर लिखिए और जो बचा है उसको लिख दीजिए। क्या बचा है भैया, आर डॉट आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये है आर और ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, डॉट डी आर तो है ही, ठीक है। ये कितना बराबर आ रहा है, आई बराबर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे dx का इंटीग्रेशन x तो डी का इंटीग्रेशन i। अब क्या करें, एक स्टेप और बढ़ाएं क्या, तो लिखिए m अपॉन में आर स्क्वायर। कुछ छूट रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं ना, आई एम वेरी सॉरी। आप पकड़ लिए होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप भी नहीं पकड़े ना तो आप भी केयरलेस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पूरे ध्यान से पढ़ाई करना है। और यदि आप पकड़ लिए उस कैलकुलेशन मिस्टेक को तो थैंक यू सो मच, वेल डन, आप पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम सॉरी, क्या हमने छोड़ा है, यहाँ पर जो बचा है ना, यहाँ पर 2 होगा, 2 हमने छोड़ दिया है,
ये जो इक्वेशन में 2 है ना वो हमने छोड़ दिया, 2mr/r² डॉट dr होगा। सॉरी हमने 2 छोड़ दिया है, ये 2 होगा और ये यहाँ 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, ठीक है ना। ये 2 छोड़ दिया था, पूरा आंसर वेरी कर जाती है भाई, आपकी गलती हो जाती है, 2 छूट गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो में नहीं रहा, सॉरी। ओके 2m/r², और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा r⁴, नीचे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन करने तो आती है, लिमिट लगा दी है 0 से r तक, इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। क्या होता है s⁴n, इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n+1/n+1। इसी फॉर्मूला के आधार पर हमने क्या लिख दिया, r³ को r⁴/4 इस फॉर्मूला के आधार पर। अब देख लीजिएगा यही आने वाली है। ओके ठीक है, तो जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए, मैं इनको मिटाने जा रहा हूं। तो ठीक है, आई होप आप ले लिए होंगे, वीडियो पॉज करके ले लेना चाहिए था आपको और ले लीजिएगा। अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके तो इसको सॉल्व कीजिए। अब कहाँ चल रहा है आपको भाई, इसको सॉल्व करते जाइए। क्या क्या आया, ऊपर में 2m है, लिखते जाओ सारे इक्वेशन को। उसके बाद ऊपर में अच्छा सॉरी, एक स्टेप सॉल्व करना बाकी रह गया। तो ऊपर में 2m/r², इसको सॉल्व कीजिए। अब लिमिट को अंदर लेंगे ना, लिमिट को अंदर, अच्छा ये 4 बाहर निकल जाएगा, 4 को बाहर निकाल लीजिए। अब लिमिट को अंदर लीजिए, लिमिट को अंदर लेने का एक ही फॉर्मूला आता है। अच्छा इसको एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है भाई, और हम दिक्कत आने नहीं देना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रयास रहती है कि दिक्कत हम आने नहीं देना चाहते हैं। ओके चलिए 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या करेंगे ना, इसको अंदर लेंगे, इस लिमिट को क्या करेंगे अंदर लेंगे। तो लिमिट को अंदर लीजिए, और आप जानते हो लिमिट को अंदर लेने का अपना रूल होता है। क्या रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट अंदर आएगा। तो अपर लिमिट जब अंदर आते हैं ना तो क्या करते हैं भाई, अपर लिमिट जब अंदर आते हैं तो इस वाले r को भगा देंगे। जब अपर लिमिट कैपिटल R अंदर आएंगे ना तो इस स्मॉल वाले r को भगा देंगे और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएंगे, बैठा दीजिए। तो जब अपर लिमिट कैपिटल R अंदर आएंगे तो इस छोटे वाले r को भगा देंगे जरूर, लेकिन उसके पावर को छीन लेंगे, उसके धन दौलत को छीन लेंगे। इनका पावर कितना है भैया, तो r के पावर 4 है, तो पावर को छीन लेंगे और पावर को स्वयं रख लेंगे। यहाँ पर कैपिटल R के स्क्वायर, कैपिटल R के पावर 4 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r के पावर 4 है ना, उसके पावर को रख लेगा, उसको भगा देगा, उसके पावर को रख लेगा। ओके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी अंदर आएगा तो वही काम करेगा। क्या करेगा, इनको इस r को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन उसके पावर को ले लेगा। अच्छा r के पावर कितना है 4 है, तो यहाँ भी 4 कर दीजिए, 0 के पावर 4। ओके चलिए अब 2m/4r इंटू ये कितना हो जाएगा, फिर से एक बार मिस्टेक, यार स्क्वायर है ना भाई, सॉरी क्या हो रहा है मेरे को आज, r² है ना, मेरा ध्यान कहीं नहीं है, पढ़ाई पे है, बट आज हो गई 2 बार मिस्टेक। r² है ना, 2 बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यार, r² है ये, कितना हो जाएगा r के पावर 4 है। ठीक है अब सोल्व कीजिए, तो ये 2 से चल जाएगा 2 बार में, और ये r के पावर 4 है और ये r के पावर स्क्वायर है 2 है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा r² बच जाएगा ना। तो आंसर कितना आया अपना, i = आ गया हाफ mr², हाफ mr²। लीजिए ये आया आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i = हाफ mr²। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। आई होप आप समझे होंगे, और समझना पड़ेगा, आपकी जरूरत है। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, देखते जाओ जब तक समझ में नहीं आती है, समझ में आ जाएगी। तो इनको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए नंबर 2 है, ये क्या है नंबर 2, अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली। आप जानते हो जैसे जैसे
एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होते चली जाती है। तो इस बार देखेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली। अच्छा, अगर ये डिस्क है ना, तो ये आप एक्सिस डायमीटर से होकर कोई भी एक्सिस ले सकते हो, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए, चाहिए लीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी इसमें से एक्सिस ले सकते हैं। ओके, और उसके अबाउट इस डिस्क को रोटेट करा सकते हैं। तो उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगी ना, वो होगी I इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर, जहाँ पर I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है अबाउट दिस एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली, m क्या है, मास ऑफ द डिस्क, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क। अच्छा, ये डिस्क है। ओके, आप इसको रिंग मत समझ लेना, ये डिस्क है भाई, ये क्या है, डिस्क है, रिंग मत समझ लीजिएगा। ओके, दूसरा में क्या है, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, ये तीसरा है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली, टेंजेंशियली परपेंडिकुलर, भाई ये देख लो परपेंडिकुलर साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये मैंने परपेंडिकुलर मैंने लिखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, तो ये मान लो डिस्क है। ओके, ये क्या है, डिस्क है, जिसकी मास m है, इसका भी मास m है और रेडियस r है, इसका भी मास m है और रेडियस r है, और हम इस एक्सिस के अबाउट बात करने जा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट बात करने जा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है। यदि मैं आपको डायग्राम में विजुअल करवाऊं, तो ये मान लो डिस्क है, अपने पास यही जुगाड़ है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, और डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंशियली भी पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है ना, और डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसके अबाउट हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो होगा I इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, और एक नंबर 4 देख लो, लास्ट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली, अच्छा इस बार पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क। ओके, मतलब अगर यहां बना, ये डिस्क है। ओके, ये क्या है, डिस्क है, जिसकी मास वही है कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R है। ओके, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यदि मैं आपको विजुअलाइज कराऊं, तो ये है डिस्क और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसके टेंजेंट से होके पास हो रही है और इस डिस्क के प्लेन में भी है, और डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, इसके अबाउट पास फाइंड करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो होगी I इक्वल टू 5/4 mr स्क्वायर। अच्छा यार है भाई, तो अपनी हैंड राइटिंग से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अपनी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लाइक यू, सॉरी। तो I इक्वल टू हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द डिस्क, r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि पहले वाला तो हमने पूरा ड्राइव करके देखा था, इसको क्यों नहीं ड्राइव कर रहे हैं? इसलिए नहीं ड्राइव कर रहे हैं कि इसको ड्राइव करने के लिए ना अपने पास 2 थ्योरम की आवश्यकता होती है। किसकी? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बहुत ईजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं, बट क्या है, वो ईजी चीज भी अभी पढ़े नहीं है ना हम, इसलिए इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब भले ही ड्राइव नहीं कीजिए, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए। ये जितनी भी रिजल्ट निकाला ना हमने अभी तक, जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइंड कर चुके हैं, वो सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आप कहीं पर अलग से किसी कॉपी में लिख लो, किसी पेज पर लिख लो और उसको याद कर लो। ये आपको याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ याद होना चाहिए। ये भले ही ड्राइव नहीं किया, क्योंकि जो हमने थ्योरम की जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी हेल्प से इसको हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, वो अभी थ्योरम पढ़े नहीं है, इसलिए मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। बट रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और वेरी मस्ट है, आपकी जरूरी है। आपको इसको अवश्य याद करके रखिएगा। ओके, ये क्या है, 3/2 है भाई। हो सकता है किसी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वे देखो मैं लिखते समय बोल भी देता हूँ। इसका रीजन एक यही है ना कि यदि मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए ना, तो आप मेरी आवाज़ को सुन करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ओके,
आज का पढ़ाई इतना ही तक रहेगा। मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, और आप रिवीजन करके रखेंगे। आपको सारे बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना अभी तक हमने पढ़ा दिया ना, वो सब याद रहना चाहिए मेरे दोस्त। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।